हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल कवर द टॉपिक शॉक। सो डेफिनेशन को समझते हैं शॉक की। शॉक इज़ अ क्लिनिकल स्टेट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। शॉक एक क्लिनिकल स्टेट है जिसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स देखने को मिलता है। सो कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स क्या होता है? एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जितना ब्लड या फिर जितना ब्लड का वॉल्यूम प्रेजेंट होता है उसके अंदर एकदम से गिरावट देखने को मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट रिडक्शन ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेशन। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट रिडक्शन ऑफ सर्कुलेटरी वॉल्यूम। जो इफेक्टिव सर्कुलेशन होता है उसके वॉल्यूम के अंदर अगर रिडक्शन देखने को मिलता है या फिर जो कमी देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं हम शॉक। एन इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस ऑफ सेल एंड टिश्यू। अगर बॉडी के अंदर सर्कुलेशन सही नहीं रहेगा तो सेल और टिश्यू जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इट रिज़ल्ट इन हाइपोटेंशन, यानी कि ये लो ब्लड रेश इसके अंदर लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। सेलुलर हाइपोजिया, यानी कि जो सेल्स होती है उनके अंदर O2 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। एंड इफ़ अनकम्पनसेटेड मे लीड टू इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अगर ये परसिस्टेंट लंबे समय तक रहता है तो हमें इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी देखने को मिलेगा एंड डेथ ऑफ टिश्यूज़, और टिश्यूज़ की डेथ भी देखने को मिलेगी। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक। नाउ शॉक हमारे पास कितने टाइप का होता है? तो शॉक जनरली 5 टाइप का होता है। कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक एंड एनाफाइलेटिक शॉक। तो ये 5 टाइप के शॉक होते हैं। अब हम इनकी सिर्फ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट हमारे पास है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर विथ सडन फॉल इन कार्डियक आउटपुट फ्रॉम एक्यूट डिजीज ऑफ हार्ट विदाउट रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। यानी कि कोई भी डिज़ीज़ जो हार्ट से रिलेटेड है, जिसके अंदर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है जिस वजह से सर्कुलेटरी वॉल्यूम है उसके अंदर रिडक्शन देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। नाउ नेक्स्ट हमारे पास होती है हाइपोवोलेमिक शॉक। रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू सीवियर हेमोरेज, फ्लूइड लॉस और बर्न्स। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर कोई भी इंजरी हो जाने की वजह से अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है या फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाता है तो डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, और जब ये डिहाइड्रेशन सीवियर हो जाएगा तो उससे हाइपोवोलेमिक शॉक कॉज हो सकता है। नाउ सेप्टिक शॉक, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सेप्टिसीमिया ड्यू टू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। सेप्टिक शॉक किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। न्यूरोजेनिक शॉक। नाउ न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है? दिस विल अकर ड्यू टू एनेस्थेटिक एक्सीडेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर जो नर्व्स डैमेज हो जाती है उस वजह से न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज एनाफाइलेटिक शॉक। दिस इज़ ड्यू टू इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से एनाफाइलेटिक शॉक अकर होता है। अब कुछ कॉजेज़ होते हैं, कॉमन कॉजेज़ शॉक के, उनकी हम बात करते हैं। मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल इस्चीमिया के अंदर जो हार्ट की जो मसल्स होती है उनको ब्लड फ्लो रिड्यूस, वहाँ पे ब्लड फ्लो रिड्यूस देखने को मिलता है, उस कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इस्चीमिया। तो ये एक कॉज होता है। सेरिब्रल इस्चीमिया, यानी कि ब्लड फ्लो जो है वो कम देखने को मिलता है उस जगह पे। सेरिब्रल जो पार्ट होता है वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो तो देखने को मिलेगा शॉक। हाइपर कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड। अगर हाइपर कोएगुलेबिलिटी ब्लड की है, यानी कि ब्लड के अंदर जो क्लॉट है वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा बॉडी के किसी भी पार्ट में और उससे शॉक देखने को मिल सकता है। एनोनिक डैमेज ऑफ वेसल एंडोथीलियम। जो वेसल एंडोथीलियम, वेसल्स की जो एंडोथीलियम होती है अगर वो डैमेज होती है तो शॉक देखने को मिलेगा। रिलीज ऑफ टिश्यू नेक्रोटाइजिंग फैक्टर, TNF अगर रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर ज़्यादा तो शॉक देखने को मिलेगा। अब कोई भी पर्सन है वो शॉक की कंडीशन में है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? एंजाइटी और एगिटेशन, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, जनरल वीकनेस देखने को मिलेगी, रैपिड ब्रीथिंग।
अनकॉन्शियसनेस एंड डायरिया भी देखने को मिल सकता है, एंड वॉमिटिंग, ये दोनों हाइपोवोलीमिया की कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कूल एंड कामी स्किन देखने को मिल सकती है। डिक्रीज और नो यूरिन आउटपुट, क्योंकि जो पेशेंट है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में है तो यूरिन आउटपुट बहुत कम देखने को मिलेगा। नाउ पेल स्किन कलर, स्वेटिंग एंड मॉइस्ट स्किन देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ शॉक की, तो कुछ कॉमन ट्रीटमेंट है जो कि इंक्लूडेड है। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज पॉसिबल, जो साइन एंड सिम्टम विजिबल है, जो सबसे पहले दिखे, उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना चाहिए। सो मेंटेन अ पेटेंट एयरवे मेंटेन करना चाहिए। प्रिपेयरिंग फॉर इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए पेशेंट को। द पेशेंट डेवलप्स रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, अगर पेशेंट को रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप है तो सप्लीमेंट ऑक्सीजन टू इंक्रीज ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना चाहिए। कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग करनी चाहिए टू डिटेक्ट चेंजेस इन हार्ट रेट एंड रिदम्स, ताकि जो हार्ट के जो रिदम और रेट है उनके चेंजेस को हम ऑब्जर्व कर सकें और पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकें। इनिशिएट एंड मेंटेन एटलीस्ट 2 IV लाइन्स विथ लार्ज गॉज नीडल फॉर फ्लूइड, यानी कि जो पेशेंट है उसको हमें जो IV फ्लूइड है वो ज़्यादा अमाउंट में इंसर्ट करना चाहिए बड़े कैनुला का इस्तेमाल करके, ताकि जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है उसको हम जल्दी से ठीक कर पाएँ। अब जो IV फ्लूइड्स है उसके अंदर हम जनरली क्या क्या देंगे, क्रिस्टलॉइड्स, कॉलॉइड्स, जो ब्लड प्रोडक्ट्स है, अगर किसी इंजरी के कोई इंजरी में चला गया है पर्सन तो उसको हम ब्लड भी एडमिनिस्टर करेंगे एज नेसेसरी टू मेंटेन इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, जो भी ज़रूरी है इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, यानी कि जो पेशेंट के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने के लिए जो IV फ्लूइड ज़रूरी है वो देंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।